ये कहानी है एक भयानक कत्ल की, एक मासूम दिखने वाले लड़के की और एक ऐसे दिमागी खेल की जिसका अंत माइंड ब्लोइंग है। ये कहानी है प्राइमल फियर की, यानी उस डर की जो इंसान के अंदर सदियों से छिपा बैठा है। तो चलिए इस केस की परतें खोलना शुरू करते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक और खौफनाक है। क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? कहानी की शुरुआत में मार्टिन बेल नामक एक फेमस लॉयर को दिखाया जाता है। वह खुद को तैयार करके एक चर्च की फंडरेजिंग पार्टी में जाता है। वहां उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेनेट मिलती है और वह उसका हालचाल पूछता है। बेल एक काबिल और सक्सेसफुल लॉयर होता है जो बहुत अच्छे दिल वाला आदमी है और एक हाई प्रोफाइल लॉयर के तौर पर रहता है। वह हमेशा ध्यान रखता है कि किसी भी बेगुनाह को सजा न हो। उस पार्टी में आर्क बिशप भी आए होते हैं जो कुछ देर स्पीच भी देते हैं। दूसरे दिन जब बेल एक बार में अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा होता है, तभी उसे एक न्यूज दिखाई देती है कि 19 साल का लड़का आर्क बिशप का बेरहमी से खून करके वहां से भाग निकला है। उस लड़के ने 78 बार चाकू से वार किया था और उनकी छाती पर एक नंबर भी लिखा था, B832156। दरअसल चर्च के बिशप रशमन बहुत ही हाई प्रोफाइल आदमी थे, इसीलिए ये न्यूज आग की तरह फैल गई थी। इस मर्डर लोकेशन से वह लड़का भाग गया था, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है और उसे धर दबोचती है। यह सब न्यूज देखकर बेल डिसाइड करता है कि वह उस लड़के का वकील बनकर उसे बचाएगा। जब बेल उस लड़के से मिलने जाता है तब उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम एरन है। वह एक ऑल्टर बॉय है। चर्च में जो लड़के लड़कियां काम करते हैं उन्हें ऑल्टर बॉय और ऑल्टर गर्ल कहते हैं। बातचीत से पता चलता है कि एरन जब छोटा था तब वह सड़कों पर भीख मांगता था। तभी बिशप उसकी हालत देखकर उसे चर्च में आसरा देते हैं। एरन के लिए बिशप पिता समान थे, वह कभी भी उन्हें मार नहीं सकता। बेल नोटिस करता है कि एरन बहुत ही शांत लड़का है और हकलाकर बात करता है। उसे देखकर लगता था कि वह गलती से भी किसी का खून नहीं कर सकता है। बेल ने कभी भी मर्डर केस नहीं लिया था, लेकिन जब वह बेगुनाह एरन को देखता है तो उसके ऊपर दया आती है और वह सोच में पड़ जाता है। आगे पूछताछ के वक्त मर्डर वाला किस्सा एरन बताता है कि रशमन अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में थे और एरन तभी बाहर से गुजर रहा था। एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई दी और इसी वजह से वह लाइब्रेरी में वापस आया। तब रशमन पहले से ही मरे हुए थे, लेकिन उसी दरमियान एरन को ब्लैकआउट हुआ और वह बेहोश हो गया। इसी बीच में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। दरअसल यहाँ एरन को अमनेशिया की बीमारी थी, उसे ब्लैकआउट आते थे और उसके बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं रहता था। एरन के मुताबिक रूम में कोई तीसरा आदमी था जिसने रशमन को मारा है। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि पुलिस आने वाली है और वह खुद खून से लथपथ था, इसलिए डर के मारे वहां से भाग गया। इन सब डिटेल्स के साथ मार्टिन वापस आ गया है। अब उसे एरन को हर हाल में बचाना है। ऐसा करने के लिए उसे यह साबित करना होगा कि वहां कोई तीसरा भी मौजूद था, पर वह ऐसा करेगा कैसे? इस केस में उसकी ओपोनेंट है जेनेट। जेनेट पहले मार्टिन के ही अंडर में काम करती थी, दोनों में प्यार भी था, पर अब वह रिश्ता नहीं रहा। जेनेट ने अपनी खुद की इमेज बनाई है। अब वह अपने बॉस यांकी के लिए काम करती है। इस केस में जॉन शॉसेनेगी भी यांकी के थ्रू जेनेट पर प्रेशर डाल रहा है। इस केस को जीतने के लिए उसने यांकी से कहलवाया है कि अगर जेनेट ये केस हार गई तो उसे फायर कर दिया जाएगा। इन्हीं सब में इस केस की सुनवाई शुरू हो गई है। मार्टिन ने जज से इस केस में अपनी रिसर्च को और अच्छे से करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा है और उसकी अपील मंजूर हो गई है। बेल का कलीग टॉमी रशमन के आश्रम में जाता है जहां एरन रह रहा था। बेल के सहायक टॉमी सबूत तलाशने के लिए एरन के किराए के अपार्टमेंट में गए, लेकिन वहां उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति मिला। लड़ाई के दौरान टॉमी ने उस व्यक्ति का एक झुमका खींच लिया। उसके बाद टॉमी को कमरे में एक लड़की की फोटो मिलती है जिसमें लिंडा लिखा हुआ था। वह फोटो टॉमी बेल को दिखाता है और झुमका एरन को दिखाता है। एरन ने तुरंत झुमके के मालिक को पहचान लिया। वह एलेक्स था जो एरन की तरह ही चर्च में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था। बेल ने एरन से पूछा, एलेक्स तुम्हारे कमरे में क्यों आया था? क्या एलेक्स बिशप का हत्यारा हो सकता है? लेकिन एरन का जवाब हकलाते हुए आया और वह नहीं बता पाया कि क्यों। इसके अलावा एरन की एक प्रेमिका है जो कई दिनों से लापता है, लेकिन एरन को नहीं पता कि वह कहाँ गई है।
स्पष्ट है कि एरन बेल से कुछ छुपा रहा है। अब एरन को बार बार ब्लैकआउट आ रहे थे, इसलिए बेल ने डॉक्टर मोली नाम की एक साइकियाट्रिस्ट को हायर किया और वह एरन की जांच करने लगती है। बातचीत के दौरान पता चला कि एरन की मां का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके पिता एक शराबी थे जो अक्सर एरन के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसी कारण एरन बचपन से ही कोमा में रहा है और उसे अप्रत्यक्ष भूलने की बीमारी एमनीजिया भी हो गई थी। घर से भागने के बाद वह इधर उधर भटकता रहा और 2 साल पहले जब वह सड़क पर भीख मांग रहा था तब बिशप ने उसे गोद ले लिया। एरन की गर्लफ्रेंड भी उसी चर्च में काम करती थी। वे दोनों ही बिशप द्वारा गोद लिए गए गरीब लोग हैं और उनका आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड अचानक गायब हो गई है। बेल का लक्ष्य था यह साबित करना कि रशमन की हत्या कोई और भी कर सकता था जिससे एरन पर से शक हट सके। इसलिए बेल ने अपनी टीम से कहा कि वो उसकी छाती पर जो नंबर लिखा है उसे ढूंढे। टीम को रश्मीन की चैरिटी फाउंडेशन की साउथ रिवर डील की फाइल मिलती है। नंबर वही था। यहाँ हमें पता चलता है कि आर्ट बिशप रश्मीन भ्रष्ट इंसान था। उसने अपनी ऊंची पोजीशन झाड़कर एक चैरिटी खोल ली थी, लेकिन उसके रिश्तेदार सारे बड़े सरकारी अफसर थे, जैसे उसका दोस्त जॉन। ये लोग चर्च के नाम पे जमीन हड़प रहे थे, लेकिन साउथ रिवर की डील का मतलब था कि वो खुद चर्च की जमीन बेच रहे थे और जॉन उसे खरीदना चाहता था, मगर रश्मीन नहीं माना। इस वजह से जॉन को पैसे का नुकसान हुआ और दोनों की दोस्ती टूट गई। वेल को लगा शायद जॉन ने ही मारा हो रश्मीन को। अब कोर्ट में वेल ये साबित करने लगा कि कोई और मर्डर का जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि एरॉन का कोई कारण नहीं था उसे मारने का। इसी बीच थर्ड पार्टी की संभावना जताई, पर पुलिस ने जो छाती का नंबर था उसके बारे में पूछ लिया। उन्होंने बताया वो किसी बुक कैटलॉग का कोड था जो रश्मीन के प्राइवेट कमरे में मिली। उस किताब का नाम लेटर था और एक किसी पैसेज को अंडरलाइन किया गया था। मतलब ये था कि हर आदमी के 2 चेहरे होते हैं, एक दिखाने वाला और एक छुपा हुआ डरावना चेहरा। जब एरॉन से पूछा तो उससे उस किताब का कुछ पता नहीं था। यहाँ से निकले 2 मतलब उसी नंबर के, एक वेल ने खोजा और दूसरा पुलिस ने। एरॉन पे कोर्ट का शक बढ़ गया। डॉक्टर मॉली के सेशन में वो लिंडा के बारे में बार बार पूछ रही थी, मगर एरॉन टाल रहा था। लिंडा कहाँ है, जेल मिलने क्यों नहीं आई, कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर बार बार पूछने लगी और एरॉन गुस्से में कुछ गलत कह डाला मॉली को। मॉली ने सोचा एमनेशिया से ज्यादा गंभीर बात है यहाँ। बाद में वेल और टॉमी इलेक्स को पकड़कर उससे पूछते हैं आखिर वो क्यों वहां था उस दिन। इलेक्स कहता है वो एक अडल्ट टेप ढूंढ रहा था जिसमें इलेक्स खुद एरॉन और लिंडा थे। उन सब की वीडियो थी जिसे रश्मीन ने जबरदस्ती बनवाई थी। आश्रम के सभी बच्चों से ऐसा करवाता और अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता, यानी उनका फिजिकल अब्यूज करता था। अब यहाँ पे ये प्रूफ अगर पुलिस के हाथ लग गया तो केस का रुख पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरॉन का अब्यूज हो रहा था, यानी उसके पास रश्मीन को मारने का मोटिव था, यानी वेल ही केस हार सकता था। इसीलिए गुस्से में वह एरॉन से मिलने के लिए जाता है। उस वक्त डॉक्टर मॉली सेशन में थी तो वह उसका कैमरा ऑफ करता है और गुस्से में एरॉन पर चिल्लाने लगता है कि उस टेप के बारे में अभी तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बार बार चिल्लाने के बाद एरॉन अपना सिर पकड़कर रोने लगता है और अचानक से एक नए पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका हकलाना बंद हो जाता है। वह अपना नाम रॉय बताता है। रॉय वेल को मारने लगता है, कहता है अपना चिल्लाना बंद कर और मुझसे अच्छे से बात करो। आगे रॉय कहता है कि एरॉन एक नंबर का डरपोक आदमी है, कुछ काम उससे होता नहीं है। जब भी वह डर जाता है तब मुझे बुलाता है और मैं आता हूँ। वह क्या किसी को मारेगा? किसी को मारने के लिए मर्द बनना चाहिए। रश्मीन को मैंने मारा है। जब रॉय बाहर होता है तब तो एरॉन को कुछ याद नहीं रहता। अब ये सब कुछ देख और सुनकर वेल हैरान हो जाता है, यानी यहाँ पे एरॉन ने ही रश्मीन को मारा था और उसने ये अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। इसी बीच में वेल उस टेप के बारे में पूछ रहा है तो रॉय गुस्से में कहता है कि रश्मीन उनसे जबरदस्ती काम करवाता था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अब यहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद वेल शॉक्ड था, क्योंकि अभी तक वह एरॉन को बेगुनाह समझ रहा था। डॉक्टर मॉली कहती हैं यह क्रिमिनल नहीं है, इसे डॉक्टर की जरूरत है और इसे सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर केस के बीच में ही वेल कोर्ट में पागलपन की दलील नहीं दे सकता था, इसलिए उसने योजना बनाकर वह टेप जेनेट के घर भिजवा दी।
जेनेट जब टेप देखती है तो वेल पर ही नाराज हो जाती है कि उसने खुद यह टेप कोर्ट में क्यों नहीं पेश की। उसे भी पता था कि अगर टेप सामने आ जाती है तो जूरी एरॉन के प्रति सहानुभूति दिखा सकती है और शायद वह छूट भी सकता है। इसी वजह से पहले टेप पेश नहीं की जानी थी, लेकिन जॉन आकर जेनेट को धमकाता है कि वह जल्द से जल्द केस जीत कर एरॉन को सजा दिलाए। इस दबाव में जेनेट अगले दिन कोर्ट में टेप का जिक्र करती है। अब वेल को अच्छे से पता था कि वह एरॉन का बचाव नहीं कर सकता, इसलिए वह यह सब जेनेट के जरिए करवा रहा था। वेल की रणनीति यह थी कि वह कोर्ट के सामने रश्मन के अब्यूजिव नेचर को उजागर करेगा और यह भी दिखाएगा कि जॉन भी बराबर जिम्मेदार था। वह मर्डर का आरोप कहीं न कहीं जॉन पर डालना चाहता था, इसलिए अगले दिन वह जॉन को कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि तुम एक सींटर हो, रश्मन बच्चों का शोषण करता था, उनकी फिल्में बनाता था, फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं चला, कभी कोई केस भी नहीं आया। जॉन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि असल में जॉन सब जानता था, लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। फिर वेल कोर्ट को कुछ साल पहले का एक सबूत दिखाता है जिसमें रश्मन के खिलाफ केस हुआ था और वह सबूत जॉन ने ही मिटाए थे। इससे साबित हो जाता है कि जॉन भी बराबर जिम्मेदार था, लेकिन जेनेट आपत्ति जताती है कि वेल केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। भले ही यह साबित हो जाए कि जॉन जिम्मेदार था, लेकिन मर्डर उसी ने किया यह साबित नहीं होता, इसलिए कोर्ट जॉन की गवाही को नजरअंदाज कर देती है और वेल पर जुर्माना लगाती है। इस बीच टेप के कारण यह साबित हो जाता है कि एरॉन ने ही रश्मन को मारा है। वेल अपना आखिरी दांव चलता है और डॉक्टर मॉली से सवाल पूछकर यह साबित करने की कोशिश करता है कि एरॉन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, लेकिन न तो कोई रिकॉर्डिंग थी, न ही कोई ठोस सबूत, और डॉक्टर मॉली को भी इस फील्ड में अनुभव नहीं था। अब वेल केस हार रहा था और उसे एरॉन को बचाना था। क्योंकि बचपन में एब्यूसिव पिता और बड़े होने पर रश्मन के फिजिकल अब्यूज के कारण एरॉन ने मल्टीपल पर्सनैलिटी विकसित किया था, वेल उसे गवाही के लिए बुलाता है। धीरे धीरे वह एरॉन को उकसाता है ताकि उसके चेहरे का रंग बदले, क्योंकि वेल जानता था कि रॉय तभी सामने आएगा जब एरॉन गुस्से में होगा। वेल उसे गुस्सा दिलाता है। फिर जेनेट आकर एरॉन से सवाल करने लगती है। अब तक जेनेट को लगता था कि एरॉन को कोई डिसऑर्डर नहीं है, बस यह सब बकवास है। वह भी उसे उकसाने वाले सवाल पूछती है ताकि गुस्से में वह अपना जुर्म कबूल कर ले। सवालों के बीच जेनेट एरॉन को बहुत कुछ कह देती है, यहाँ तक कहती है कि उसकी जगह अगर वह होती तो शायद 80 बार रश्मन को मारती, जब तक उसकी आंखें और गट्स बाहर नहीं आ जाते। ये बातें सुनकर एरॉन का गुस्सा बढ़ने लगता है, माहौल पूरी तरह हीटेड हो जाता है और आखिर में जेनेट कहती है कि अगर रश्मन नहीं होता तो आज तुम गली के किसी कोने में भीख मांग रहे होते। यह सुनते ही एरॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉय की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। वह जेनेट पर हमला करने ही वाला था, तभी पुलिस आकर उसे रोकती है और जेनेट को बचाती है। यह देखकर खुद वेल भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी। इस दौरान एरॉन का हकलाना भी बंद हो जाता है। जज भी यह सब देखकर डर जाती है और रॉय की पर्सनैलिटी असली है यह साबित हो जाता है। कोर्टरूम में हुए इस हंगामे के बाद केस में अब कुछ कहने को बचा ही नहीं था। जज ने फैसला सुनाया, एरॉन स्टैम्पलर को मानसिक बीमारी के कारण निर्दोष, नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी करार दिया गया। उसे जेल के बजाय 30 दिनों के लिए एक मानसिक अस्पताल में निगरानी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद उसे छोड़ा भी जा सकता है। फैसला सुनते ही वेल गर्व से भर गया। वह कोर्टरूम से एक हीरो की तरह बाहर निकला। वेल ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया था। उसने न सिर्फ एक मासूम को बचाया, बल्कि न्याय व्यवस्था की खामियों को भी उजागर कर दिया। उसे लगा कि उसने सच में न्याय के लिए एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। वहीं जेनेट हारी और निराश खड़ी थी। वेल के लिए यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन फिल्म का असली और दिमाग घुमा देने वाला मोड़ तो अब आना था। वेल अपनी जीत के नशे में एरॉन से मिलने होल्डिंग सेल में जाता है। जब वेल सेल में पहुंचता है तो एरॉन बिल्कुल शांत, वैसा ही मासूम और डरा हुआ बैठा था। वेल उसे बताता है कि अब सब ठीक हो गया है। एरॉन धीमी आवाज में वेल का शुक्रिया अदा करता है। फिर वह कहता है, क्या आप जेनेट से कहेंगे कि मुझे अफसोस है कि उनकी गर्दन में चोट लगी? वेल मुस्कुराकर कहता है, हाँ कह दूंगा। लेकिन तभी वह एक पल के लिए रुकता है। उसके दिमाग में एक सवाल कौंधता है। वह एरॉन से पूछता है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि उसकी गर्दन में चोट लगी है? जब रॉय बाहर होता है तब तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ये सुनते ही सेल में सन्नाटा छा जाता है। अब उसके चेहरे पर डर या मासूमियत नहीं, बल्कि एक ठंडी शातिर मुस्कान थी। उसका हकलाना पूरी तरह गायब हो चुका था।
वह आत्मविश्वास से भरी आवाज में धीरे धीरे ताली बजाने लगता है। तुम बहुत होशियार हो वेल, वह कहता है। वेल का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती आवाज में पूछता है, क्या मतलब? एरॉन मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब यह कि तुमने कर दिखाया, तुमने मुझे बचा लिया। और फिर वह अंतिम सच सामने लाता है, वह सच जिसने इस फिल्म को इतिहास की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक बना दिया। एरॉन बताता है कि उसे कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं था, वह कभी बीमार था ही नहीं। एरॉन, वह शर्मीला, हकलाने वाला मासूम लड़का, खुद एक नाटक था, एक किरदार जिसे उसने सजा से बचने के लिए बड़ी खूबसूरती से निभाया था। असली शख्सियत तो हमेशा से रॉय ही थी, एक चालाक, बेरहम और साइकोपैथ कातिल। उसने न सिर्फ आर्चबिशप का कत्ल किया था, बल्कि इशारों में यह भी जता दिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, जो उस वीडियो टेप की एक कमजोर कड़ी थी, उसे भी रास्ते से हटा दिया गया है। कोर्टरूम में हुआ हमला भी एक सोची समझी चाल थी, जिसका मकसद जज और जूरी को बेवकूफ बनाना था। वेल स्तब्ध खड़ा रह जाता है, उसका सारा घमंड, उसकी सारी जीत एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने न्याय नहीं किया है, बल्कि अपने अहंकार के लिए एक शैतान को आजाद करवा दिया है। एक ऐसे राक्षस को जिसने कम से कम एक कत्ल तो किया ही था और अब वह समाज में घूमने के लिए आजाद था। वह आखिरी बार एरॉन रॉय से पूछता है, तो रॉय कभी था ही नहीं? रॉय अपनी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, एरॉन कभी था ही नहीं। वेल पूरी तरह से टूटकर कोर्ट हाउस की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वह उस भीड़ और कैमरों से दूर चला जाता है जो कुछ देर पहले उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। उसे आज एहसास हुआ था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीती नहीं, बल्कि हारी है। उसने न्याय को नहीं, बल्कि एक ऐसे शैतान को जिताया था जो इंसानियत के मुखौटे के पीछे छिपा था। फिल्म हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली बुराई क्या है? क्या वह जो खुलेआम हिंसा करती है, या वह जो मासूमियत का नकाब ओढ़कर हमारे भरोसे के साथ खेलती है? आप बताइए, क्या एक वकील का काम सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाना है, चाहे वह दोषी ही क्यों ना हो? इस कहानी में न्याय की जीत हुई या शैतान अपना खेल खेल कर जीत गया? अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।